हेलो बच्चों। तो जैसा कि आज आप लोग देख सकते हैं, ऊपर हेडिंग मैंने लिख दिया है कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड समथिंग फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको कि पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन करेंगे और फिर बच्चों हम चलेंगे रेंज की ओर। ठीक है। तो मेरा अभी थोड़ा 2 मिनट आपसे बात करने का इसलिए मतलब ये सेशन है कि रेंज का आप बहुत सारा क्लास यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। ठीक है। तो उसमें एक से अच्छे तरीके से चीज़ों को डील किया गया है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपका कितना भी टफ क्वेश्चन कोई कैसे डिज़ाइन करता है और कैसे डील करता है, कैसे सॉल्यूशन निकालता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि जब आप जेईई मेंस एंड एडवांस के एग्जाम में बैठोगे तो आपको एक लिमिटेड टाइम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और ये चीज़ आपको करना है, ना कि उस फैकल्टी को या उस टीचर को करना है। तो जब तक आप क्वेश्चन को ना बना पाओ और ना अटेम्प्ट कर पाओ, तो इसका बस एक ही चीज़ है कि जिस चीज़ का आउटलाइन आपके दिमाग में बन चुका है, जिस चीज़ को आपने विजुअलाइज कर लिया है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है कि रुकना है और देखना है। और देख के अगर हमें अटेम्प्ट करने का एक तरीका समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो हम चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन कर ले, 5000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले, उसका कोई मतलब नहीं बच्चों। ये मैं एकदम फैक्ट बात आपको बता दे रहा हूँ आज। कहता है ना कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। जस्ट लाइक कि आपने देखा कि मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली कि देख लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने देखा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे किसी ने बता दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और फिर इस पर हमें क्वेश्चन देता चला गया और हम बनाते चले गए। फिर इसी में एक आता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, इस पर भी क्वेश्चन दिया और हम बनाते चले गए। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे कट करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे कट करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ डी लेस देन 0 पे ऊपर ही रह जाएगा, डी ग्रेटर देन 0 पे, डी लेस देन 0 पे 2 केस आ जाएगा, तो मतलब हमारे दिमाग में वो चीज़ मतलब होना चाहिए। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, आपने हर कैरेक्टर को वहाँ फील किया है ना, देखा है कि स्टोरी कैसे बिगनिंग हुआ एंड कैसे एंड हुआ, फिर आप उस चीज़ को मेमोराइज कर पाते हो, डिलीट कर पाते हो। एग्जाम भी में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी उसी तरीके से हैं। चाहे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी पढ़ा के आपको कितना भी अच्छा क्वेश्चन करा दूँ, लेकिन जब तक आपके दिमाग में वो विजुअलाइजेशन अप्रोच नहीं होगा, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे। तो उसके लिए है कि चीज़ें का ग्राफ कैसे है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक कैसे पढ़ाया गया, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब जब तक ये सब चीज़ विजुअलाइज होगा, उसके बाद जब मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमने देख लिया है कि अगर ए ग्रेटर देन 0 होता है एंड डी लेस देन 0 होता है, देन ये इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसका ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर ही रह जाता है, इस एक्सिस को टच नहीं करता है। तो इस बात का क्या पॉइंट है, इस बात का यही पॉइंट है कि जब एक इक्वेशन आएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका ए पॉजिटिव है कि नहीं। वो हम कब देखेंगे, जब हम इस चीज़ को विजुअलाइज पहले से किए रहेंगे। अब इस पर एन नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, केवल रूट निकालने के लिए ही नहीं बन सकता है, बहुत सारा बन सकता है इस पर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसको उसी नज़र से देखेंगे जिस जो इसका आउटलाइन मेरे ब्रेन में पहले से है। तो चीज़ों को अप्रोच कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए है कि चाहे लर्निंग प्रोसेस जिस समय आप कर रहे हो, तो कोई मान लो सिलेबस को कंप्लीट कराता है 6 to 7 मंथ में, आप भले ही 10 मंथ लगा दो उसमें, लेकिन आपका जो आउटलाइन है वो इतना अच्छा हो कि जब आप पढ़ो कैलकुलस और कोई क्वेश्चन आए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, तो आपके ग्राफ में फंक्शन उसका बन जाना चाहिए। जस्ट कि कोई इस तरह से आपको एक फंक्शन दे दे, ठीक है, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को देखें, अब इस क्वेश्चन में मुझे कुछ भी पूछ रहा हो कि इसका डोमेन निकाल दीजिए, या एक्स का वैल्यू ऑफ सोल्यूशन निकाल दीजिए, या इसका रेंज निकाल दीजिए, सबसे पहले दिमाग में आएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन बच्चों है क्या। और अगर हमारा आउटलाइन रेडी होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होता है, तो आधा चीज़ तो ही क्लियर हो गया। लेकिन जब तक इसको हम बस रट लिए रहेंगे कि हाँ 1 में होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है एक्स, तब तक कुछ नहीं है। तो चीज़ों को इस लेवल पर क्लियरिटी लाइए कि मतलब चीज़ों का एक ग्राफ, एक विजुअलाइजिंग अप्रोच आपको पहले से हो। हाँ ठीक है, इतना करने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं है। वैसे भी हमें जो है 100% थोड़ा ना अटेम्प्ट करना है, हमको तो सिलेक्शन लेना है और आगे जाना है। तो ये एक बेस्ट अप्रोच हो सकता है चीज़ों को डील करने का। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं रेंज कराऊंगा। जिस बच्चों को बस रेंज पढ़ना है वो इस क्वेश्चन को निगलेक्ट करे और डायरेक्ट फॉरवर्ड करके रेंज पे चला जाए। और रेंज का चूँकि बहुत क्लास है, मैंने शुरू में ही बोला है, तो लेकिन मैं रेंज को इस तरीके से आपको दिखाऊंगा, आप उसमें मतलब विजुअलाइज करोगे कि हाँ ये रेंज का क्वेश्चन मैं क्यों बना रहा हूँ और क्या है। सबसे पहले किसी भी चीज़ का ग्राफ दिमाग में आना चाहिए। मैथमेटिक्स क्या है, ग्राफ। मूवी देखते हैं तो कैरेक्टर है, 3D में कैरेक्टर दिखता है, गाना होता है, मूवी है, विलन है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में क्या है, आप विजुअलाइज कैसे करोगे, तो एक ही ऑप्शन बचता है ना कि ग्राफ। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, जब आप 3D एंड वेक्टर पढ़ोगे, जब आप कैलकुलस पढ़ोगे, जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे,
इस सब को कोरिलेट करते हैं फंक्शन के ग्राफ से, क्योंकि कुछ ही मैथमेटिक्स में क्या है, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स डिजाइन है फंक्शन के ऊपर। कोई फंक्शन है, जस्ट लाइन की स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, 3D में फिर हम जाएंगे तो आपको 12th लेवल पे 3D की बात उतनी होती ही नहीं है, तो एक तो आप वैसे ही फ्री हो गए, आपको एक्स एंड वाई एक्सिस में ज़्यादा चीज़ डील करना है। तो हर कुछ का फंक्शन का बेस इतना स्ट्रांग आप बना लो ना कि जैसे ही अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक बात हो तो आपको सारा का सारा ग्राफ विजुअलाइज हो जाना चाहिए। और इस वे में जब आप पढ़ोगे ना तो मैथ इतना फन होगा कि सबसे पहले पेपर में आप मैथ अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि वो आपका एक बहुत ही स्ट्रांग पेपर होगा। ठीक है, तो आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन कोशिश करो कि चीज़ों को विजुअलाइज करो। अब आते हैं फैकल्टी बहुत टफ क्वेश्चन बना के ऐसे खड़े हो जाते हैं। भाई आपने पढ़ाई कर लिया है, आप एडमिशन ले चुके हो, वहाँ से आ चुके हो, अब जिन बच्चों को बैठा है उनको आप अपना टैलेंट मत दिखाओ कि मुझे ये आता है। उसको वो अप्रोच 2 तरीके से, 3 तरीके से, उसका आउटलाइन ऐसा प्रिपेयर कराइए कि बच्चे जब उस क्वेश्चन को फेस करे तो एकदम से मतलब क्या हो, तो एकदम से मतलब पैनिक ना हो जाए कि हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया क्या देखें। सबसे फर्स्ट अप्रोच फ्रेगमेंटल वे में जाइए कि सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर को देखना है, इसके न्यूमरेटर को देखना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसका रेंज क्या दिया है, डोमेन क्या दिया है, किसके किसके बीच में हम इसको फंक्शन को देखना है, इसका नियरेस्ट टू नियरेस्ट ग्राफ क्या हो सकता है। हमें क्या है, अभी हम मान लीजिए कि जेई मेंस एंड एडवांस का एग्जाम देंगे, तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चन तो ठीक है मल्टीपल चॉइस आएगा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन क्या आता है, ऑप्शन बेस्ड आता है, जिसमें कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 1 उसका आंसर हो जाएगा। तो आप एक अप्रॉक्स ग्राफ भी बनाओगे ना तो आपको बहुत सारा चीज़ विजुअलाइज हो जाएगा क्वेश्चन को, और वो मैं दिखाने वाला हूँ आज रेंज के अंदर। तो अगर आपको सिर्फ रेंज का क्लास करना है तो ये इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले 3-4 क्वेश्चन पीस वाइज फंक्शन का कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरह का क्वेश्चन आज हम डील करेंगे। लर्निंग एक प्रोसेस है और वो वैसे ही होना चाहिए। तो शुरू करें क्लास बच्चों। ठीक है, आज हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन ऑन पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन किसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। तो हमने कल का क्लास कर लिया था, आई होप कि आपने उसे अच्छे से रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो पीस वाइज फंक्शन का बस बेस को मतलब स्ट्रॉन्ग किया जाए कि आप इस क्वेश्चन को देख के ही क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या आया। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है प्लस समेसन आर इक्वल टू 1 to 2000 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आर है अपॉन 2000। सबसे पहले बच्चों इसको पॉज कीजिए और एक बार खुद अटेम्प्ट करके देखिए, कुछ नहीं है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर को एज इट इज रहने दीजिए, 1 आर के जगह पे पुट कर करके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का एक्सपेंशन कीजिए और थोड़ा सा अपने आप में सोचिए, क्योंकि आप सोच पाओगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट को भी एज इट इज रहने देते हैं, इस पार्ट को देखते हैं एक्सपेंड करके। सबसे पहले इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को देखते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी कल पढ़ा था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, और अभी जितना मैंने बताया उसमें यही था कि जैसे ही कोई चीज़ पढ़ने जाते हैं तो उसका ग्राफ क्या होना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक्स के इंटायर वैल्यू के लिए डिफाइन है ये फंक्शन, मतलब इसका डोमेन जो है वो आर है रियल वैल्यू, बट इसका रेंज क्या होगा इस वाई एक्सिस के ऊपर, ये 0 and 1 पे भी ओपन है, मतलब इसी के बीच में रह रहा है। सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम, ये लिख लेते हैं, एक क्लियरिटी आ जाती कि ठीक है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आर। अब किसी वैल्यू में हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, इससे अभी इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सबसे पहले हमें इस पर फोकस करना है कि एक्स प्लस आर क्या है। लेट से कि ठीक है एक्स कोई भी वैल्यू हो, आर देख लीजिए, आर क्या है, आर इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6। तो बच्चे ये क्या है, ये एक इंटीजर है। तो अगर आप मान लीजिए लेट से कि 1.2 लिए, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.2 होगा। इसमें 1 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 2.2। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.2। 3 ऐड कर लीजिए 3.2। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.2। चूँकि हम इसके अंदर से जो निकालेंगे उसके फ्रैक्शनल पार्ट को निकालेंगे ना बच्चों। तो यहाँ पे चूँकि हमने देखा कि हमने अगर कोई इंटीजर वैल्यू पुट कर भी लेते हैं, +2 किया, फिर +3 किया, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट से लेस तक करते गए, लेकिन वो वैल्यू हर बार उस एक्स के वैल्यू के जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही दे देगा, आर से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस आर इक्वल टू एक्स ही होगा। R1 से 2000 मतलब 2000 बार इस टर्म को क्या करना है कि ऐड कर लेना है, तो कर लीजिए ऐड 2000 बार। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000। और लेट से कि मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े। जैसे ही हमने कॉमन लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस डॉट 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 2000 टाइम्स तक लिखना पड़ेगा। 2000 टाइम में प्लस हो रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन डराने के लिए क्या है कि बहुत सारा चीज़ देख लेते हैं हम लोग तो डर जाते हैं चीज़ों से। तो डरना बिल्कुल नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, किसी एक्स नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? हमने अच्छे से पढ़ लिया है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन इक्वल टू दैट नंबर एक्स। इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट बन के कोई फंक्शन क्या बन जाता है? एक्स बन जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखिए कि कितना मतलब ब्यूटीफुली कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया गया है। सोचना आपको है कि हम कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देने का मतलब ही था इसका कि आपको ये चेक करना है कि आप फ्रैक्शनल पार्ट में कंफर्टेबल हो कि नहीं। अगर हो तो मतलब ठीक है। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जैसे हम फंक्शन पढ़ते जाएंगे वो डिफरेंट फंक्शन को एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन को बनाते हैं और हमें डराने का कोशिश करते हैं। बट हमारा फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, इसीलिए हम डरेंगे नहीं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स के अंदर, अब देखिए अभी तक देखते थे बस ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड समथिंग उसके साथ कुछ होता था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन अब क्या आ गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, लेकिन वो आ गया मॉडुलस के अंदर। अब मॉडुलस का भी प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, हम सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। एक बार आप खुद से भी अटेम्प्ट करके देखिए, तो डरना नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हैं? इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इसको लिख सकते हैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। ठीक है, इक्वल टू 4। अब इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का मतलब है अगर 1.0.2 है फिर भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। 2 प्लस 0.2 है फिर भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैंने आपको अच्छे से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डील कराया है, आप वहाँ जाके एक बार चेक कीजिए। तो ये जो है ये डायरेक्ट आई आ जाएगा यहाँ। देन आई माइनस 2i माइनस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 4। देन यहाँ से माइनस कर देंगे, देन माइनस आई माइनस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 4। अगर मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स है देन हम इसको एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस साइन को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देन ये बन जाएगा 2 इंटू एफ। देखो बच्चों कितना ईजी होता है क्वेश्चन। ठीक है, अब मेन जो आपका मतलब है कि आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बच्चों की जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे क्या आ गया? अब आ गया एक कॉन्सेप्ट। अब जो बच्चा अपना ब्रेन अप्लाई कर सकते हो वो करो, बस कुछ नहीं सोचना है कि हमने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है। आपको जनरल मैथमेटिक्स आता है? यस सर। आप जानते हैं इंटीजर क्या होता है एंड फ्रैक्शन क्या होता है, एंड ये दिया है। 1 मिनट के लिए बच्चों पॉज करो और सोचो कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एफ का जो ये 4 अचीव कर ले। तो सबसे पहले आई होप कि आपने कर लिया है वो। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके कर लो। ये देखते हैं कि 4, देन 4 क्या है? एक इंटीजर है, अभी मॉडुलस को रहने देते हैं। देन इंटीजर प्लस 2 इंटू एफ है। तो इंटीजर क्या क्या हो सकता है? इंटीजर की जगह पे हम रख सकते हैं 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, कुछ भी हम रखेंगे तो ये पार्ट तो इंटीजर ही होगा। देन इंटीजर की जगह लेट से हम रखते हैं 1। देन 1 प्लस 2 इंटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ले सकते हैं फ्रैक्शन को। अगर यहाँ f को 0 लेते हैं तब तो ये इंटीजर 1 आ जाएगा। अभी इसकी बात नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 2 लेते हैं i के जगह, देन 2 इंटू एफ इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर f को 0 रखते हैं, f को 0 रखते हैं, बट मेरा मन हो गया कि f को हम 0.2 रख लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस 2 इंटू 0.2 देन 1 प्लस 0.4 1.4, ये क्या इंटीजर आया? नहीं। तो यहाँ हम i का वो कोई वैल्यू रखेंगे और f के साथ जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉरी एडिशन करेंगे, तो ये एक इंटीजर आना चाहिए। तो आप एक ब्रेन को अप्लाई कीजिए और सोचिए कि क्या यहाँ f 0 के अलावा कुछ और रखेंगे तो इंटीजर अटेंड हो सकता है? हाँ, क्योंकि यहाँ 2 है, देन इसको अगर 1/2 लिखे तो 2/2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इसके बाद आप कोई भी नंबर रख लीजिए तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपका टेस्ट किया जा रहा है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे? दिस केस इज पॉसिबल ओनली, दिस केस इज पॉसिबल ओनली फॉर f इक्वल टू 0 एंड 1/2। बस अब जब हम f इक्वल टू 0 डालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? इंटीजर प्लस 2 इंटू फ्रैक्शन का मॉडुलस। अब इंटीजर वैल्यू एंड 2 इंटू फ्रैक्शन इक्वल टू क्या लाना है? हमें 4 लाना है। तो अब डिफरेंट वैल्यू पुट करके यहाँ पर चेक कीजिए कि वो क्या आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब f को 0 रख देंगे देन इंटीजर इक्वल टू 4, और हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन खोलते हैं तो वो प्लस एंड माइनस के साथ खुलता है। देन क्या हो गया? प्लस एंड माइनस 4, एक वैल्यू अटेंड कर लिया। फिर देखते हैं जब f इक्वल टू 1/2 रख देंगे, देन मॉडुलस के अंदर इंटीजर प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 4, देन इंटीजर प्लस 1 मॉडुलस इक्वल टू 4। जब मॉडुलस खुलता है बच्चों तो
प्लस माइनस के साथ खुलता है, देन इंटीजर इक्वल टू -1 प्लस -4, देन इंटीजर इक्वल टू बच्चों -5 एंड 3। ठीक है, ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन सेट x का पूछ रहा है और हमने इंटीजर निकाला है। और x कैसे बनता है बच्चों, i प्लस f से बनता है। तो हमारे पास i का यहाँ 2 केस है, इंटीजर का यहाँ 2 केस है, और यहाँ पे फ्रैक्शन का एक पार्ट है, फ्रैक्शन का एक पार्ट है। ये टोटल आपका 2 to 4 केस बन गया। इसको सॉल्व पुट कीजिए एंड आपका आंसर अटेंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनाने के लिए तो मैं इसको 30-40 सेकेंड में बना देता, बट यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसके सॉल्यूशन सेट को अटेंड कर लेंगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, x इक्वल टू क्या होता है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, और हमारे पास वैल्यू क्या है, जब f इक्वल टू 0 होगा देन इंटीजर कितना होगा, +-4, और जब f इक्वल टू 1/2 होगा बच्चों, देन इंटीजर कितना होगा, देन इंटीजर हो जाएगा -5 एंड 3। देन x इक्वल टू पुट कर दीजिए, f के जगह डाल दीजिए 0, यहाँ 4, देन इक्वल टू कितना आ गया 4। एक केस और है, यहाँ डाल दीजिए -4, यहाँ 0, देन कितना आ गया -4। तो एक तो इसका सॉल्यूशन सेट आ गया +-4, बढ़िया। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, देन x इक्वल टू इंटीजर की जगह क्या डालना है, -5, फ्रैक्शन की जगह 1/2, देन ये हो जाएगा 10 ये कितना हो जाएगा 2, ये -10 + 1 इक्वल टू 9/2, एंड एक बार कितना हो जाएगा बच्चों 3, देन 3 रख के पुट कीजिए, 3 2 6 इक्वल टू 7/2। तो इसका सॉल्यूशन सेट बच्चों कितना हो गया, ये हो गया +-4 7/2 एंड -9/2, यहाँ माइनस हो गया ना। देन रिक्वायर्ड आंसर जो हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा +-4 -9/2 एंड 7/2। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है। ये इसमें कॉन्सेप्ट बताने का मतलब था कि क्वेश्चन को कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया और आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट सोचना है। तो इसके अंदर आपने क्या क्या किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मॉडुलस का नॉलेज होना चाहिए, सेकंड में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, थर्ड में आपको यहाँ देखिए एक जनरल मैथमेटिक्स भी यहाँ पर लगेगा, जनरल अलजेब्रा, तभी तो आप सोच पाओगे कि फ्रैक्शन के 2 ही वैल्यू के लिए, नहीं तो आप यहाँ पे स्टक कर जाओगे, यहाँ से आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और यही है मेन थिंग कि आप सोचते कैसे हो चीज़ों को। चलिए तो नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं और फिर चलेंगे आगे दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है बच्चों, ठीक है, बढ़िया। और अगर ये क्लास लंबा हो गया तो मैं रेंज का क्लास नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। चलिए, नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चों, बात यहाँ पर ये है कि आपने इस क्वेश्चन को तो देख लिया, ठीक है, आपको डराने के लिए थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन दे देगा, लेकिन हमारा मोटिव ही ये है कि चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दे, सबसे पहले रुक के देखना है। अगर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरत है तो थोड़ा सा करके देखेंगे 2-3 वैल्यू, और हमने बता दिया है कि ऑलवेज कहीं फंसे तो 0 एंड -1 एंड +1 लेके उसमें पुट करके देख लीजिए। तो ये जब आप कीजिएगा ना, तो आपको वहाँ पर एक चीज़ों का रेंज दिख जाएगा लगभग कि हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है। और बाकी जनरल मैथमेटिक्स जो अभी हमने यहाँ अप्लाई किया कि फ्रैक्शन के 2 ही पार्ट के लिए कोई चीज़ इंटीजर बन सकता है, तो ये इस तरह का माइंड जो है ना, एनालिटिकल माइंड, वो आपको तो हर जगह लगाना ही लगाना है, अदरवाइज आप इस एग्ज़ाम को तो फेस नहीं कर पाओगे। और वो चीज़ आएगी थोड़ी सी प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस राइट वे में तब होता है जब चीज़ों को हम विजुलाइज करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसी के साथ पीस वाइज फंक्शन का हम क्या करेंगे, क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, बाद में देखेंगे और भी क्वेश्चंस, लेकिन अभी के लिए इसके बाद हम रेंज देखेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आता है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। एंड ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा किया है डराने के लिए, बट डरना नहीं है। आपको जो भी प्रॉपर्टी आपने पीस वाइज फंक्शन में पढ़ा है उसको इस पर अप्लाई कीजिए और बस बनाते चले जाइए। और अभी तक आपने देख लिया है कि एक पॉइंट पे आके जब हम स्टक होते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 0 से 1 के बीच में, और फिर उस पर
चीज़ों को अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए और मैं देखता हूँ, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 2। आपको तो आई होप कि एलसीएम लेना आता होगा, फ्रैक्शनल सम एंड माइनस स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ, एंड x से लेंगे, देन x माइनस 2 का आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अभी इस पार्ट को हम रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं आपको फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दिख गया होगा, देन इसको कर लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2। यहाँ प्लस ले लिया था तो यहाँ माइनस ले लेंगे, एंड नीचे आ जाएगा एक्स। ये एक तरीके का कन्वेंशनल क्वेश्चन है, लेकिन इसी से मेरा जो है चीज़ों में और ज़्यादा बिल्डअप होता है, चीज़ों को क्लियरिटी से करने का, ठीक है। देन इसको यहाँ लिख लेते हैं प्लस 12 अपॉन, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग है कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ x प्लस इंटीजर है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, देन इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई लिख लेते हैं, ये इसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इसको बाहर निकालने के लिए हमने ऐसा किया है। देन यहाँ देखिए x प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। एक तो ये हो गया, एंड एक हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, ठीक है। एक ये हो जाएगा, ये कैंसिल कर सकते हैं। नीचे क्या है, नीचे तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है, ये दोनों पार्ट, एंड इसके इक्वल में है एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 12। अब आप देखो इसमें कि आप इसके आगे क्या कर सकते हो। अभी कुछ नहीं करना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, बस एक प्रॉपर्टी का यूज किए हैं बच्चों, फ्रैक्शनल सम किए हैं। अभी तक ये क्या है, एक नॉर्मल मैथमेटिक्स अप्रोच में जा रहे हैं। प्रॉपर्टी तो तब अप्लाई होगा ना जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2, और यहाँ से एक 2 बच गया है वो यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू 8 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल टू 8 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 12। अब इस 4 को अगर इधर ले जाएंगे, या यहाँ से दोनों 4 को अगर कॉमन ले ले बच्चों, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1, देन 4 से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, देन ये 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3। अब इस पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। इसको मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं है, इसको ही मिटा देता हूँ। इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाते हैं। अब कितना हो गया, अब हो गया बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, 2 का मल्टीप्लिकेशन है प्लस 3। इस 3 को अगर इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब देखिए, अब इस दोनों को किसी एक टर्म में लिख लीजिए, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेट्स से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब इस पॉइंट के बाद बच्चों आप स्टक हो जाओगे, ठीक है, कि अब मैं क्या करूँ। अब कुछ नहीं करना है, ये वैसे भी यहाँ से अब सॉल्व नहीं हो सकता है। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज होता है उसको लिखेंगे और उसमें फिर इस वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार देखिए आप लोग अटेम्प्ट करके कि आप लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो कुछ नहीं था, हमने पिछले बार भी एक क्वेश्चन किया था तो देख लिया था कि इसको ऐसे लिख देते हैं, ये लेस देन 1 होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये इसके इक्वल में, तो इस फंक्शन को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। अब तो खैर बहुत ईजी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक भी कैलकुलेशन ही हमने किया, बस एक प्रॉपर्टी यूज़ किया था, दैट एक्स प्लस आई अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में है देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस आई लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा प्रॉपर्टी अब यूज कर रहे हैं। तो चीज़ों को देख के घबराना नहीं है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करके जब हम देखेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। अगर आप कितना भी टफ क्वेश्चन कर लो, 2000 क्वेश्चन भी कर लो, बट अगर आपको इसकी विजुअलिटी नहीं है, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। 2 से दोनों साइड में कर देंगे, देखिए यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 बच्चों, यहाँ आ जाएगा 2, 4 को फिर शिफ्ट कर देंगे, देन यहाँ आ जाएगा 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यहाँ आ जाएगा 6। देखिए है कि नहीं, ऐसा चेक कीजिए, कोई एरर तो नहीं आया।
अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगा। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ। अब x के किस किस वैल्यू में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है वो हम पुट करके देखेंगे यहाँ पे। और कहीं ना कहीं अब ये क्वेश्चन हो चुका है इजी। इजी इसलिए हो गया है कि यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। लेट्स से ये 1 इक्वेशन है। चलिए तो देखते हैं। देखिए x, सबसे पहले 4 लेते हैं। 4 क्या है, 4 है, 5 है एंड 6 है। देन क्या क्या केस बन सकता है, याद है ना कैसे बनाते हैं इसको। देखिए तो 4 पे क्या है, इक्वलिटी है, मतलब ये केस होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 4 है, 5 से लेस है तो ऑलवेज 4 आएगा, तो एक वैल्यू 4 हो जाएगा। एंड चूंकि लेस देन 6 है तो ग्रेटर देन 5 भी आ रहा होगा, तो एक वैल्यू 5 हो जाएगा। तो मतलब इस कंडीशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कितना वैल्यू पॉसिबल है जो दिया हुआ है केस, इसका पॉसिबल है एक वैल्यू तो 4, एक वैल्यू 5। ठीक है, 4 और 5 या 4 एंड 5 ये हो गया। अब यहाँ से देख लेंगे कि हमने यहाँ पे पुट करते हैं तो अब समझ में आ गया ना। अंत में x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दोनों पुट कर देंगे और आंसर रिटर्न। तो हर बार आपको अप्रोच यही करना है कि इस तक पहुँच के इसके बाद देखना है कि वैल्यू हमने इसकी क्या ऑब्टेन की, और राइट हैंड साइड में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x का कौन सा वैल्यू ऑब्टेन किया, और फिर दोनों को एडिशन करेंगे तो x का सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ इक्वेशन 1 में देख रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4/2। देन 4 के लिए चेक कर लेते हैं। देन 4 - 4/2 इक्वल टू 0। 5 के लिए चेक कर लेते हैं। 5 - 4/2 इक्वल टू 1/2। देन x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, x इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देन x इक्वल टू 4 के लिए चेक करते हैं। 4 पे 0 था, 4 + 0 इक्वल टू 4। एंड 5 के लिए चेक कर लेते हैं। देन 5 + 1/2 11/2। देखो आंसर कितना है, आंसर यही है 4 से 11/2। ठीक है, चूँकि ये डिस्क्रीट वैल्यू आया है, ये रेंज नहीं है कि 4 एंड 11/2 के बीच में है कहीं। एक वैल्यू 4 आंसर है एंड एक वैल्यू 11/2 आंसर है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए हम कर्ली ब्रैकेट्स इसको दिखा देंगे 4 11/2, ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, सबसे पहले बच्चों इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए और फिर आंसर कर लीजिए। तो एक क्लियरिटी ऑफ माइंडसेट के साथ आप जाओगे ना पूरे के पूरे सब्जेक्ट को पढ़ के, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं बनेगा। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि फंक्शन हो या कुछ भी हो, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स डिजाइन किया गया है फंक्शन के ऊपर। अगर फंक्शन एंड अलजेब्रा पे आपने कमांड कर लिया तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या कोई भी हो, मैथमेटिक्स में आपको स्ट्रॉन्ग होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए हमारा वे ऑफ लर्निंग भी इसी तरीके से कि पहले फंक्शन को समझते हैं क्या है, क्योंकि आप क्लास 10th तक कुछ ना कुछ अलजेब्रा पढ़े हो, इसलिए मैंने अलजेब्रा शुरू नहीं किया, क्योंकि फिर से अलजेब्रा में वही आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, तो आप ग्राफ में थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं। तो मैंने आपको क्या किया यहाँ पे कि पूरी की पूरी फंक्शन पढ़ा दूंगा, फिर इसके बाद मैं आपको डिफ्रेंसिएशन या प्ले विथ ग्राफ करके एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है डिस्क्रीट फंक्शन का, या इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस, और ये पीस वाइज फंक्शन, मतलब फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। एक बार जब आप चीज़ों के फंक्शन को देख के जब विजुलाइज करोगे ना, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को रटना नहीं है, 2000 क्वेश्चन भी करके फ़ायदा नहीं है अगर आपको विजुलाइज नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट। तो इसलिए सबसे पहले बेसिक, जब बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे उसके बाद फिर अपन स्पीड में भागते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को बस यहीं रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेंज के बारे में, और ये एक बहुत ब्यूटीफुली मैं वहाँ पे बताऊंगा कि रेंज को समझना कैसे है और चीज़ों को करना कैसे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपने एंजॉय किया। तो बाय बाय द फ्यूचर ऑफ इंडिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।